इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे हर कलर, हर शेप एंड हर हाइट के लिए काम है। अगर किसी रोल में डिमांड है कि दे नीड अ डस्की गर्ल, तो वहाँ पे फेयर गर्ल काम नहीं आ सकती है, राइट। अगर किसी रोल की डिमांड है जहाँ पे शॉर्ट गर्ल चाहिए, तो वहाँ पे टॉल गर्ल काम नहीं आ सकती है। तो ये फैशन इंडस्ट्री आज की डेट में हर शेप, हर कलर, सबके लिए इंडस्ट्री में काम है। मुझे लगता है सभी को ये ट्राई करना चाहिए। अगर बैक ऑफ द माइंड उनकी कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो उनको लगता है कि ये ट्राई करना चाहिए, तो गिव अ शॉट। वो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी मेहनत करो एंड जस्ट सी कि भगवान अपने आप आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, क्योंकि आपका नियत साफ है। वैसे ये इम्पोर्टेंट बात है कि पेन ऑफ रिग्रेट इज हायर देन द पेन ऑफ फेलियर। यस एवरी ईयर आई मीट न्यू पीपल। जब आप नए किसी बंदे से मिलते हैं तो आप एक दूसरे की पर्सनालिटी से बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं। आपको शायद कुछ अच्छा लगेगा तो आप वो अपनी लाइफ में अपनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो अपना खुद का पेजेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है ओलिव स्क्वाड प्रोडक्शन और इनका खुद का जो शो चलता है उसका नाम है मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी। ये काफ़ी टाइम से इस लाइन में काम कर रहे हैं और आई एम श्योर ये वुमेन डिग्निटी के बारे में और एम्पावरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि वो हमारे पॉडकास्ट में आज आए हैं। उनका नाम है अनु मलिक। हेलो अनु जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने टाइम से ये काम किया है और आई एम श्योर आप बहुत अच्छा रिकग्नाइज्ड हैं इस इंडस्ट्री में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल लाइक यू बिकॉज वी नीड पीपल who are working towards women empowerment. So congratulations for that and welcome to our show which is named Youth Quake. Thank you Vishal, thank you so much for having me today. Thank you. So आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो ये ज़रूर समझना चाहते हैं कि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये प्रोसेस को समझना और फिर इसको हर तरह से हर एलिमेंट्स को समझते हुए कैरी फॉरवर्ड करना। तो कितना डिफ़िकल्ट रहा ये जर्नी में एंटर करना और एंटर करने के बाद इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो शुरुआत आप अपनी जर्नी से करिए कि इस डायरेक्शन में आपने कैसे स्टेप लिया। विशाल, मैं आपको ये एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगी। फर्स्ट तो आई वांट टू टेल यू दैट ये मेरा बचपन का ही सपना था जो मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती थी। बट एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने पैजेंट स्टार्ट क्यों किया। आज से कुछ साल पहले आई पार्टिसिपेटेड इन अ ब्यूटी पैजेंट, जहाँ पर मैंने एक बहुत ही हैवी फीस पे किया था, अराउंड 75,000 रुपीज़। एंड उसके बाद मैंने उस ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड आई वन द कॉन्टेस्ट ऑल्सो, आई वन द क्राउन। उसके बाद व्हेन आई केम होम एंड देन आई रियलाइज कि आप एक ब्यूटी पैजेंट में गए जहाँ पे आपने 75,000 रुपीज़ फीस पे किया, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड उसके बाद जब मैंने क्राउन भी विन किया, स्टिल आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा उस चीज़ में अपने लिए लगाया है। बट वॉट अबाउट द कंटेस्टेंट जो जीते नहीं हैं? आई एम कम्पीटिंग विथ 60 कंटेस्टेंट और उनमें से हम 3 विनर हैं और जो बाकी कंटेस्टेंट हैं जो नहीं जीते हैं उन्होंने भी सेम फीस पे किया है। एंड घर जाने के बाद शायद उनके आई थिंक दिल में बहुत ही रिग्रेट होगा कि उनका पैसा खराब हुआ। तो दैट डे आई डिसाइडेड आई विल स्टार्ट माई ओन प्रोडक्शन हाउस वेयर आई विल ऑर्गेनाइज द ब्यूटी पैजेंट एंड आई विल नॉट चार्ज एनी ग्रूमिंग फीस. So I want to tell you the one different thing about my pageant is I do not have any grooming fees, any hidden charges to any contestant. Okay. So that is the one thing which is like unique about my pageant. So now you can imagine कि एक pageant हो रहा है जहाँ पर कोई grooming fees नहीं है, तो it's a open platform for everyone जो अपना talent दिखाना चाहता है and शायद पैसे की वजह से वो participate नहीं कर पाता है। तो this is the platform where everybody can come and participate and win or can live their dream of walking ramp. Right. I'm really surprised कि ये आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, because this is something which people should know and they should know because of the fact that you are doing such a noble thing. And secondly, जो लोग एज अ कंटेस्टेंट आना चाहते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनके मन में ये मिथ है कि बहुत फीस लगेगी तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि यू आर डूइंग दिस जॉब। सो कुडोज टू दैट। सो ये कब की बात है जब आपने खुद अपीयर किया था एज अ मॉडल? It's 9 years back.
अच्छा। And I was a new mom that time, and my daughter was like 6 months old, and I participated in a pageant, and where like there were two categories in that, one for the married and one for the unmarried. अच्छा अच्छा। So I will say कि वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था. The only thing जो मुझे पिंच किया somewhere, so वो मुझे लगा कि शायद पैसा is a big factor for everybody. So हर नो मतलब हर कोई शायद मुझे लगता है कि इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता है, तो वहाँ से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया. एंड आई गेस विद इन 2 years मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर किया, अपना शो स्टार्ट किया. एंड नो डाउट मैंने बहुत स्ट्रगल किया. ऐसा नहीं है कि आप बिना स्ट्रगल करे कहीं पे पहुंच जाते हैं. एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेयर यू आर नॉट चार्जिंग एनी ग्रूमिंग फीस, एंड ये 3 दिन का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें हमें 3 दिन के लिए होटल बुकिंग करना होता है, जहाँ पे आपके साथ 60 कंटेस्टेंट रुके हुए हैं. तो इट्स लाइक हैवी ऑन पॉकेट ऑल्सो, सो यू हैव टू सी अदर थिंग्स ऑल्सो. सो इट्स नॉट ईजी. मेरा जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं था. अगर मैं कुछ करना चाहती थी और ऐसा कुछ करना चाहती थी जो बाकी लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, तो शायद वो मेरे लिए ज़रूर डिफिकल्ट रहा होगा. राइट। तो एक लंबी जर्नी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे सब आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो अभी तो जैसे बहुत अच्छी रेपुटेशन हो गई है आपकी इंडस्ट्री में और काफ़ी लोग जानते भी हैं, एंड इवन स्पॉन्सर्स आर इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू. Yes. तो अभी काफ़ी फिनेंशियली भी हेल्प हो जाती होगी. Yes. बट देन बैक देन 9 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था, तब आपने अपने खुद की फंडिंग से ये सारा काम किया या Yes. तब भी आपको कोई? नो ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टमेंट की है शो में, बट समवेयर आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं एक अच्छा, अच्छे अच्छा। काम में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आई एम श्योर द गॉड विल हेल्प मी, एंड आई एम श्योर कि कभी ना कभी इसका रिटर्न ज़रूर आएगा. एंड एग्जैक्टली हुआ भी. शायद मुझे 2 साल लगे, मैंने शोज़ किए, मैंने एक्सपीरियंस लिया, नए नए लोगों से मिली, एंड 2 साल के बाद आई वाज इन अ वेरी कंफर्टेबल स्टेज जहाँ पे मेरा फाइनेंस निकल रहा था. आई वाज सेविंग मनी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. सो बट ऑफ कोर्स मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया अपनी तरफ से. ये बहुत बड़ी बात है अनु जी कि आपने आफ्टर मैरिज इस डिसीजन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये एज अ वुमेन भी अगर अपन देखें इंडिया में, अगर रिसर्च करें तो ज़्यादातर वुमेन आफ्टर गेटिंग मैरिड दे स्टॉप ड्रीमिंग. Yes. जो भी उनका पैशन है, जो ड्रीम्स हैं, उसके बारे में करने की तो दूर की बात है, वो सोचना भी छोड़ देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और बचपन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द फ्यूचर टू बी गुड और बैड. यस. तो ये जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने का जो आपका डिसीजन था, ये लाइफ ने इंसिडेंटली आप आए, आपके दिमाग में बाद में आया, या फिर बचपन से ही आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते हुए आपने ये चीज़ में आगे बढ़ने का सोचे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं विशाल. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मतलब बचपन से ही सपना था और मैं बहुत ही फैशन में इंटरेस्टेड थी. अच्छा. एंड मेरा जो ग्रेजुएशन है वो भी मास कम्युनिकेशन में किया है मैंने. एंड बिफोर मैरिज आई वाज इनटू मीडिया एंड आई वाज अ न्यूज़ एंकर. ओके. देन आई गॉट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, एंड ऑफ कोर्स जो अभी आपने बोला कि शादी के बाद बड़ा डिफिकल्ट होता है फीमेल्स के लिए, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर फीमेल्स के लिए डिफिकल्ट है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन आर्मी वाइफ, ऑफ कोर्स. because she has to travel with the husband also. She has to take care of the family, and तो in that way when you are traveling everywhere, तो उस वक्त में अपना काम स्टार्ट करना या कोई भी जॉब करना it's not easy. So I think मुझे लगता है कि 2 से 3 साल के टाइम में हम मोस्टली जगह चेंज कर देते हैं. उसमें मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है, you know that. तो in that way it's not easy, but by God grace I have a very supportive family. They are supporting me, and that is why I'm sitting here in front of you. ऑफ कोर्स. तो ऐसा कुछ है क्या लाइक आर्मी बैकग्राउंड में या बीइंग अ वाइफ ऑफ आर्मी पर्सन, तो ऐसा कुछ फीलिंग आपको आई कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैन, लाइक जो भी हमारी मेल कम्युनिटी है, मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी है, उसमें आपने कुछ महसूस किया कि एज अ आर्मी मैन उनके कुछ यूनिक ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सपोर्ट करते हैं वुमेन को इन लाइफ? I guess yes. दो मतलब I'll say कि everyone is like doing their own work. हर इंडस्ट्री का अपना रोल है, and everyone is contributing towards the nation अपने अपने तरीके से. If the अगर मैं entertainment इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो they are also contributing, because अगर entertainment नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई light feel करेगा, कोई relax feel करेगा. तो this is also a big contribution. But if I'll talk about the army, of course, is a noble career. So yes, they are little different, because उनके mindset, उनका training जो होता है वो थोड़ा different होता है. तो they are like very good towards the female. They know how to respect the female. They know how to support their dreams and everyone. So in that way I feel so lucky that my husband is in army and he is supporting me. ग्रेट. Yes. तो आपको
अपने इस पूरे जर्नी में क्या चैलेंजेस महसूस हुए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अबाउट हैविंग स्पॉन्सरशिप्स Yes. और डीलिंग विथ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड हैविंग द राइट टैलेंट, उनकी स्क्रूटिनी करना, उनको जो एलिजिबल है, जो राइट कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट करना, ये सारा काम आपका हो जाता है. Yes. एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा Yes. नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस करना है, क्योंकि आप सारा काम खुद ही संभाल रहे हो. ऑब्वियसली एक टीम ज़रूरी है, लेकिन जो ओवरऑल जो ओनर होते हैं उस सारे काम के, उनको हर चीज़ की जिम्मेदारी हो जाती है. Yes. तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको महसूस हुए, और मे बी आप ऐसी कुछ चीज़ बताएं जो कि जो एस्पायरिंग पीपल हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं ड्यू टू एनी हर्डल, एनी साइकोलॉजिकल हर्डल्स, तो उनको भी हेल्प मिले. यस. सो आई टेल यू वन थिंग, जो आपने मुझसे पूछा है कि मतलब किस तरह के स्ट्रगल मैंने फेस किए हैं, तो मेरा जो मेन स्ट्रगल था वो आई थिंक मेरा प्लस पॉइंट भी है, जो मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रूमिंग फीस नहीं है. तो व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ ग्रूमिंग फीस, सो एवरीवन इज कमिंग टू यू, हाँ हाँ. बट वी कैन हैव ओनली 60 कंटेस्टेंट इन अ शो. राइट राइट. तो ऐसे में मेरे पास ये बहुत डिफिकल्ट जॉब हो जाता है कि व्हेन आई हैव टू से नो टू द पीपल, व्हेन आई हैव टू से कि आप प्लीज नेक्स्ट ईयर ट्राई करना. हाँ. सो आई गेस आई एम नो वन टू जज एनीवन. आई डोंट से कि दे डू नॉट डिजर्व, और या फिर वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए. इट इज़ माई वर्क टू गिव देम ट्रेनिंग. सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, बट मेरी लिमिटेशंस हैं जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 60 कंटेस्टेंट रख सकती हूँ. तो दैट पार्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. इट्स अ वेरी challenging for me ki when I have to say no to the people. So it's a big challenge. And coming to the like organizing things, like you are saying ki you have to go to the sponsors and convince them. Of course this is again not easy. This is again not easy because sponsorship is very important for a show, and for me the person who is organizing the show without the fees is again very important, because expense to hote hain. You have to book the hotel, you have to book the production, you have to pay to the team also, and there is like other things also. So in that way sponsorship is very important. But जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने खुद इन्वेस्ट किया, बट एज आई टोल्ड यू कि आई वाज फ्रॉम द मीडिया बैकग्राउंड, सो उस वक्त के मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे फ्यू जो मैंने इनिशियल ईयर में यूज़ किए, एंड बाय द टाइम जहाँ पे अब इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है, तो आई फील सो ग्रेट कि पीपल आर कमिंग टू मी एंड अप्रोचिंग कि वो मेरे शो के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, एंड दे कैन एक्सचेंज द थिंग्स विद मी. सो इन दैट वे आई फील लाइक इन कंफर्टेबल स्टेज नाउ. तो आपने बिफोर मैरिज मॉडलिंग में ट्राई नहीं किया? Yes, I did. But obviously शादी से पहले you understand कि काफ़ी limitations हो जाती है, like for being a female. Absolutely. But then again I am lucky to have a husband, and he's very nice with me, और उसने मुझे वो सारी opportunities दी जो मैं शादी से पहले शायद नहीं कर पाई थी. Right. तो in that way I participate in a pageant after the शादी only, even having a kid. So in that way I feel lucky. तो yeah. सो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ये बात होती है कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा बात होती है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि जो जजेस हैं दे आर नॉट गेटिंग द फ्रीडम टू जज. कभी कभी इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि जो आउटसाइड एक अलग सा कम्युनिटी है विच इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर टू फॉर लेटर ऑन, वही डिसाइड करते हैं, लेकिन दे आर जस्ट टू एज अ फॉर्मेलिटी वो लोग हैं. और इस तरह की बात भी होती है कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो दे हैव टू be good to the sponsors. Yes. The girls has to be good to the sponsors. They have to they are objectified. They are not seen as a human being. Yes. So that is very bad for a talent which wants to grow. क्योंकि जो लोग भी इस इंडस्ट्री में आते हैं they only want to show their confidence, their inner strength. क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना, रैम्प पे वॉक करना और दुनिया को ये बताना कि वी आर देयर टू रूल, ये सब के बस की बात नहीं है. और अगर वो इस क्वालिटी के साथ आते हैं और फिर जब वो देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में डर्टीनेस है, प्रॉब्लम्स हैं, फ्रीडम नहीं है अपनी बात बोलने का, या फिर एक बैक स्टेज पे ये भी चलता है कि I'm not sure even if I am talented, I am doing a lot to express my skills. उसके बाद भी I don't know whether कोई decision factor कुछ और ही हो. तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप अपने इस प्रोडक्शन हाउस में कैसे इंश्योर करते हैं कि इस तरह की बातें आपके थ्रू नहीं हो?
आपने तो बहुत सेंसिटिव सवाल पूछ लिया विशाल, बट आई वुड लाइक टू आंसर. थैंक यू. सो आपने सबसे पहले मुझे जजेस के बारे में पूछा कि आंसर फेयर, मतलब जो जजमेंट है वो फेयर कैसे होता है, बिकॉज आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि मोस्टली पैजेंट्स में इट इज़ हैपनिंग नाउअडेज कि थिंग्स आर नॉट फेयर. Yeah, it's gone to like on commercial level also sometimes हाँ. कि मतलब if the commercial is involved then the हाँ. decision depend on that. You are right, absolutely right. But I'm very happy to say this thing कि मतलब मेरा जो प्लेटफॉर्म है, आई एम वेरी प्राउड कि हमारा आज आप आई थिंक किसी भी मेरे एक्स कंटेस्टेंट से इतने सालों में किसी भी विनर से आप मेरे बात करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि शायद इससे फेयर, मैं मतलब ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सच में मैंने इतना फेयर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है फॉर द लेडीज़, और उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने जो एक प्रोसेस बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ. तो जैसे ही हमारे कंटेस्टेंट सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम उनको एक स्कोर कार्ड भेजते हैं टू टेल देम कि आपके कौन से राउंड्स होंगे एंड कितने मार्क्स आपको कितने में से दिए जाएंगे और कौन से दिन में, 3 दिन का स्केड्यूल उनको देते हैं कि 3 दिन में आपके साथ क्या क्या होने वाला है. एंड हम उसको इतना फेयर रखते हैं, आप मानिए से फर्स्ट डे है और उस दिन स्विम राउंड है. स्विम राउंड होगा, सबके सामने होगा, ऑल द ज्यूरी इज देयर. हम वहीं पे शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे ही शीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है in front of the contestant only, वो sheets वहीं के वहीं ली जाती है. And we announce the title also, like when we are conducting a swim round we have a title of beautiful body. So we announce the title same time only in front of the contestant, because जिस वक्त contestant competition कर रहे हैं somehow back of the mind they know it कि this person has done better than me and this person is not like you know done good this time. So and again it is like time to time, ऐसा नहीं है कि जो बंदा अच्छा है वो परफॉर्म भी अच्छा करे, समटाइम्स बैड टाइम होता है वो नहीं कर पाता है, तो इन दैट वे ओनली जजमेंट किया जाता है. तो मेरा जो जजमेंट है वो बहुत क्लियर एंड कंटेस्टेंट्स के सामने रहता है. इट्स नेवर बिहाइंड द बैक और कि हम डिसीजन ले रहे हैं 3 दिन के बाद ही उनको बताया जा रहा है. तो इट्स लाइक वेरी फेयर एंड बाय गॉड ग्रेस आज तक मेरे किसी कंटेस्टेंट ने या फिर किसी विनर ने ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि शायद ये फेयर नहीं था. ओके, तो दैट्स नाइस. Yes. ये हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एथिकली काम कर रही है. Yes. तो उनको भरोसा आएगा कि Yes. वो आगे बढ़ आप के इसी से देख सकते हैं विशाल कि व्हेन आई एम नॉट चार्जिंग द फीस, सो व्हाई आई विल लाइक डू द अनफेयर थिंग्स, बिकॉज whosoever is doing the unfair things is like you know going for the commercial things. So I am not involved in the commercial things. I am completely dependent on my sponsors and the partners. I'm not dependent on the contestants, like if they pay the fees only then I will be able to conduct. No, I'm not dependent on them, so why I will ask the to give something commercial to win the contest Right. when there is no fees. So in that way also people can know it's not paid thing, it's Correct. fair. तो आपने कहा कि आप जब किसी 60 कंटेस्टेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ उसके बाद जो 3 राउंड्स होते हैं उसमें जी. आपका ये प्रोसीजर रहता है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. Yes. लेकिन मान लीजिए आपके पास कुछ 2000 एंट्रीज आए Yes. और उन 2000 में से आपको 60 पे आना है, Yes. तो व्हाट इज़ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ओके, आई टेल यू. सो इसका एक हमने प्रोसेस बनाया है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन हाउस मुझे लगता है कि एक मतलब मिनिमम नंबर तक ही एप्लीकेशंस हैंडल कर सकता है. तो वेदर आप मान लो कि चाहे कितना ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस क्यों ना हो, वो एक लिमिटेड एप्लीकेशन हैंडल कर सकता है. तो ठीक उसके है. लिए हम टाइम ड्यूरेशन रख देते हैं ओके कि लाइक फॉर द दिल्ली वी हैव जस्ट 1 week टू रजिस्टर. ओके So we will not go beyond. Once it is done with the 50-60 application, we will close the auditions, अच्छा, अच्छा. registrations, I'm sorry. Registration. So we'll close the registration, then we will go further for the other state. Then फिर हम suppose मान लीजिए कि फिर then जयपुर का ऑन कर दिया, फिर एक हफ्ते जयपुर का चला, फिर जयपुर का क्लोज कर दिया. Then we will go towards the south side and then we will start for the Bangalore. So in that way we can control the numbers. हाँ हाँ So that मतलब अगर हमें 60 contestant लेने हैं तो we should have less number. करेक्ट. अगर 2000 नंबर होंगे तो 60 कंटेस्टेंट निकालना हाँ, of मतलब इट्स अ course. डिफिकल्ट जॉब. हाँ, तो एंड आई थिंक सब सेम ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जितने भी पैजेंट्स हो रहे हैं, हाँ. कि वो एक डेट रखते हैं कि दिस इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही क्लोज हो जाता है देन दे सिलेक्ट देयर कंटेस्टेंट्स फर्दर. क्योंकि ये तो ठीक है, इतने नंबर्स तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है Yes. कि उसमें अपन फिल्टर कर Yes. पाएँ. लेकिन कभी ऐसा होता है आपके पास कि जैसे आपके पास अच्छे कैंडिडेट 100 आ गए, यस, उन 100 में से 60 डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल होता है. एंड आई थिंक मोस्टली होता है. मोस्टली ऐसा होता है कि आप कई बार बहुत ही कम
आप मान के चलिए कि 19-20 का फ़र्क होता है जब आपको किसी को मना भी करना पड़ता है। बट हमारा एक अच्छा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ हाँ कि हाँ मेरी जितनी भी टीम है, अगर मान लीजिए हमें किसी को बताना भी है कि मतलब यू कैन नॉट पार्टिसिपेट दिस टाइम, तो हाँ। हम उसको पर्सनली कॉल करते हैं और अच्छा। हम उसको बताते हैं, हम उसको रीजंस भी बताते हैं ओके। सो दैट वो नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर सके। और ऐसा हमारे साथ होता है कि नेक्स्ट टाइम हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं बिकॉज एक पर्सनल टच वो हमारे साथ फील हाँ करते हैं जो हाँ शायद उन्होंने दूसरे प्रोडक्शन हाउस में नहीं फील किया होगा। ऑब्वियसली। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे काफ़ी कंटेस्टेंट वो भी होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है, बट वो शायद उस वक्त नहीं जीत पाए, बट उनको वो कंपटीशन इतना फेयर और इतना अच्छा लगा कि वो नेक्स्ट टाइम आते हैं दोबारा राइट ऑडिशन के राइट। लिए। एंड मुझे लगता है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है शायद ही मेरा कोई सीज़न ऐसा गया है जिसमें रिपीट कंटेस्टेंट्स नहीं आए हैं ओके। विद द होप कि शायद इस बार हम जीतेंगे। एंड अगर कोई वापस आ रहा है तो वो इस होप के साथ आएगा कि ये फेयर प्लेटफॉर्म था, तो शायद दोबारा मैं कोशिश करूंगा तो मैं जीत जाऊंगी। तो आपके अलग अलग कैटेगरीज होती होंगी जी कि मिसेस इंडिया, मिस इंडिया और भी कैटेगरीज हैं, थोड़ा कैटेगरीज के बारे में बताएं। अब मैं बताती हूँ, हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक मैरिड के लिए, एक अनमैरिड के लिए। एंड मैरिड कैटेगरी का हमने नाम रखा है रेविशिंग, सॉरी क्लासिक, एंड अनमैरिड का हमने रखा है रेविशिंग। तो ओके। क्लासिक एंड रेविशिंग दो कैटेगरी है मैरिड एंड अनमैरिड के लिए। एंड अबाउट द टाइटल, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ। तो हमारा जो टाइटल है मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी, इफ़ यू नोटिस कि हमारा जो टाइटल है उसमें MS है, इट्स मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी। Okay. सो MS इज यूज फॉर एवरीबडी, like for Right, right. married, unmarried, widow, for everyone. So we do not want to categorize the female on the basis of their marital status, age, height or other things. So that is why जो title है is same for both the categories. We do not have any other title, is simply Miss India Woman of Dignity for everybody. So we have the two categories because obviously married female cannot compete with the unmarried. So we separated that with the name of ravishing or classic. So still we are not giving them the name of Miss or Mrs. It's Miss India Woman of Dignity, ravishing and classic. सो अगेन मैंने ये जो स्टेप लिया था, ये मैंने ये सोच के लिया था कि मैं शायद इस स्टेप के साथ मोस्ट ऑफ द नंबर को अट्रैक्ट कर पाऊंगी और उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि कोई तो पैजेंट है जो मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा है। अदरवाइज इफ यू विल सी कि सारे पैजेंट हो रहे हैं मिसेज इंडिया और मिस इंडिया, देर इज नो मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी विद अ सिंगल टाइटल फॉर बोथ द कैटेगरीज। तो इन दैट वे मतलब वी दिस इज ऑल्सो अ यूनिक पॉइंट अबाउट अस। तो ये मेल्स के लिए नहीं है? Not yet. Even I'll tell you, मैंने अभी प्लान किया है that I will start like next year or something. I'm planning for that. अच्छा So अच्छा। I will start with the name of Supermodel India, but it is still in planning, is in क्योंकि process. हमारी जो मेल ऑडियंस होगी वो बहुत Yes. डिसअपॉइंट हो रही होगी कि No, बिल्कुल इतना बिल्कुल अच्छा मैं चैनल है लेकिन उनको मौका नहीं मिले। नहीं ऑफ कोर्स मैं स्टार्ट करूंगी, बट मैं चाहती थी कि पहले मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी थोड़ा स्टैब्लिश हो जाए। राइट। एंड आई गेस अभी काफ़ी स्टैब्लिश हो गया है, लोग मुझे जानने लगे हैं, तो नाउ आई गो फॉर द मेल कैटेगरी ऑल्सो। तो आपके इनिशियल फर्स्ट ईयर में कोई बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ हुई आपकी लाइफ में, या फिर ऐसी कोई यूनिक चीज़ हुई जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपको अभी भी आप याद करते हैं, चेरिश भी करते हैं, या फिर कोई ऐसी एम्बैरेसिंग चीज़ जो, क्योंकि इनिशियल 1 ईयर जो होता है किसी के लिए भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा होते हैं, Yes, yes. बिकॉज इट्स इन द लर्निंग फेज। तो No, उस of हिसाब से course. कुछ आप बताना चाहें। बिल्कुल, जब मेरा फर्स्ट पैजेंट था तो ऑब्वियसली मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं भी सीख ही रही थी। एंड हम लोग ऑडिशंस कंडक्ट कर रहे थे। तो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि आई एम फ्रॉम लाइक आर्मी बैकग्राउंड, तो जब मेरे रजिस्ट्रेशंस आ रहे थे तो मेरे को काफ़ी रजिस्ट्रेशंस आ रहे थे जो आर्मी वाइफ्स के थे, एयरफोर्स वाइफ्स के थे, नेवल वाइफ के थे। एंड उसमें एक्स आर्मी ऑफिसर्स भी थी, लेडी ऑफिसर्स भी थी। तो जब हम ऑडिशंस ले रहे थे तो एक आर्मी में एक हयाकी फॉलो की जाती है, अगर आप जानते हैं तो मतलब देयर इज़ लाइक सो मच जूनियर एंड सीनियर। तो आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, बट मेरे पास जो कंटेस्टेंट आ रहे थे वो मुझसे शायद काफ़ी सीनियर थे। तो मैं उस वक्त समझ नहीं पा रही थी मैं इस चीज़ को कैसे बैलेंस करूं कि हाउ टू एड्रेस देम, बिकॉज दे आर माई कंटेस्टेंट, तो मैं उनकी मेंटोर हूँ। तो इन दैट वे उस प्लेस में मुझे उनको बताना भी है, सिखाना भी है, समझाना भी है। बट ऑन द अदर हैंड
वो मेरे सीनियर भी हैं, तो एक ये सिचुएशन था जो मैंने बाय द टाइम सीखा कि आई थिंक हर काम की जगह अलग होती है, और जब जिस वक्त जो काम हो रहा होता है आई थिंक उस काम को उसी तरीके से सीखना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हैंडल करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, बट बाय द टाइम आई थिंक नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि अभी भी हर साल मेरे पास कंटेस्टेंट आते हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, एयरफोर्स बैकग्राउंड से होते हैं, नेवी से होते हैं, एंड मोस्टली मेरे पास एक्स ऑफिसर्स बहुत आते हैं, बिकॉज एक चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि हर फीमेल के अंदर होती है, उनका सभी का एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है टू वॉक द रैम्प, यू नो, टू डू द मॉडलिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ये सभी का होता है। अच्छा, आप जिस भी फीमेल से मुझे लगता है आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये दबा हुआ सपना सबके मन में होता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसने नेशन को 20 साल दे दिए हैं अपनी, यूनिफॉर्म पहना है उसने, तो शायद उसको कभी टाइम नहीं मिला होगा मेकअप लगाने का, या फिर फैशन करने का, या फिर कहीं पे वॉक करने का। तो जैसे ही रिटायरमेंट लेते हैं, देन वो उसके बाद पैजेंट ढूंढते हैं कि कहाँ पार्टिसिपेट करना है। तो देन दे सी माई पैजेंट की मतलब someone from the army background is organizing, तो they can trust me better, तो वो मुझे अप्लाई करते हैं, मेरे पास आते हैं, एंड देन दे लिव देयर ड्रीम। एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, बिकॉज यू योरसेल्फ इज वाइफ ऑफ एन आर्मी पर्सन, तो एक आ जाता है भरोसा कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट हैज दैट ऑथेंटिसिटी। तो मैं इस पॉइंट के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि द लेडी हु इज वेयरिंग द यूनिफॉर्म एंड सर्विंग द नेशन, उसके भी मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि मैं क्राउन पहनूं, मैं रैंप वॉक करूं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो आई थिंक फिर हिंदुस्तान में सभी महिलाओं के मन में ये कहीं ना कहीं तो ज़रूर होता है। सो अभी जैसे ये भी सुनने में आता है, अभी बीच में एक बार एक न्यूज़ आई थी कि कोई बैंकॉक में कोई कॉन्टेस्ट हुआ था, जहाँ पे द जज एक्चुअली ह्यूमिलिएटेड द कैंडिडेट, और उनको बहुत नेगेटिव कमेंट दे दिए, और फिर उन्होंने फिर विड्रॉ करना चाहा। और क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है इस तरह के शोज़ में एटलीस्ट। तो आपने ये तो बताया कि आप किस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं, लेकिन सेफ्टी को लेके एंड मेंटल हेल्थ को लेके आप कंटेस्टेंट्स की किस तरह से केयर करते हैं? मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये शो 3 दिन का होता है, एंड नाउ वी हैव यंग गर्ल्स ऑल्सो जो अभी जस्ट 18, 19, 20 साल की हैं, या फिर वी हैव द मैरिड कैटेगरी ऑल्सो जिसमें आपके पास 50 इयर्स तक भी लेडीज़ हैं। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, बट ऑब्वियसली जो यंग गर्ल्स आ रहे हैं उनके पेरेंट्स थोड़े से कॉन्शियस होते हैं कि 3 दिन के लिए माई बच्चा इज़ गोइंग टू स्टे इन होटल विद सम अदर पीपल, तो ऑफकोर्स सबके मन में ये सेफ्टी वाला जो पॉइंट है ये आता है। बट हमारी जो टीम है हम उनको इंश्योर करते हैं कि यू डू नॉट वरी। पहली बात तो हमारा जो होटल हम लोग चूज़ करते हैं, जो रिजॉर्ट हम चूज़ करते हैं, वी मेक श्योर कि मेरे सारे कंटेस्टेंट एक ही फ्लोर में हो, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल, कि कोई सेफ्टी इशू उनके साथ ऐसा ना आए। वी डू नॉट अलाउ देम टू गो आउटसाइड द होटल, दे स्टे विद अस until unless हमारा कॉन्टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता है। एंड द अदर पार्ट जो आपने अभी बताया, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ पैजेंट और समथिंग, बट आई नो द दैट सिनेरियो। सो दीज थिंग्स समटाइम हैपन, बट मुझे लगता है कि 3 दिन में काफ़ी प्रेशर होता है कंटेस्टेंट पे, तो ये दोनों ही साइड से हो सकता है। ठीक है, समटाइम कंटेस्टेंट भी इतना प्रेशर में होता है कि वो सामने वाले कमेंट्स नेगेटिव वे में ले लेता है, एंड समटाइम्स आई कैन से दैट थिंग आल्सो कि आ जाता है, दूसरी तरफ से भी आ जाता है। तो आई थिंक थोड़ा मेच्योरली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, एंड ऐसे में मेरे को लगता है कि ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है टू हैंडल सच थिंग्स, टू नो द एक्चुअल थिंग्स एंड टू हैंडल दैट। तो इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो वी कैन नॉट मेंशन एवरीथिंग हियर, बट यस, तो ऑर्गेनाइजर शुड टेक द कॉल इन सच सिनेरियो कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। सो अनु जी, आपने बताया कि आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि कंटेस्टेंट सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे, तो आप अलाउ करते हैं एज एन पेरेंट्स को भी आने के लिए, इन केस अगर कोई पेरेंट बोले कि हम भी आना चाहते हैं शो में, और इन द सेंस कि जब तक ये चलता रहेगा ट्रायल उस हिसाब से हम भी असिस्ट करना चाहते हैं, तो डू यू अलाउ? एक्चुअली ये हर साल ये क्वेश्चन आता है हमारे पास में, जो यंग गर्ल्स होती हैं उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लोग आए, तो हम उन्हें अलाउ करते हैं कि आप सेम होटल में यू कैन स्टे, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आप रह सकते हैं, बट ऑब्वियसली नॉट विद द कंटेस्टेंट। हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज कंटेस्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू आर अ पेरेंट ऑफ वन कंटेस्टेंट, बट व्हाट अबाउट द अदर?
वो आपको नहीं जानते हैं, तो इन सेफ्टी के उससे राइट राइट। तो वी अलाउ देम टू स्टे इन द होटल सो दैट दे कैन सी व्हाट देयर चाइल्ड इज डूइंग, but not on the same floor and not where we are doing the training or something. right. And they are invited to the grand finale. They can come to, you know, grand finale as audience, and they can witness their kid Nice. on the ramp. ऑब्वियसली yes. पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं Yes. जब उनका बच्चा बिल्कुल रैंप पे बिल्कुल, वॉक तो करता फैमिली है। को हम अलाउ करते हैं कि आप ग्रैंड फिनाले पे आइए, हम इनवाइट हाँ। करते हैं उनको कि इनफैक्ट आप आइए और अपना शो एंजॉय कीजिए। बट ऑब्वियसली जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा है उस समय वी कैन नॉट अलाउ, क्योंकि हमें काफ़ी सेफ्टी हाँ, of देखना course. पड़ता है सभी का, Nice. तो इन दैट वे मतलब वी डू दैट। एक ये भी है कि जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू शेयर विद द वर्ल्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उनको मौका नहीं मिलता। उनका जो एनवायरनमेंट है अगर वो अच्छा नहीं होता, और उनको जो बार बार कुछ मेंटली कुछ चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं विच डिस्टर्ब्स देम ऑन अ डेली बेसिस, वो कोई समाज भी के लोग भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो माँ बाप भी हो जाते हैं, वो और भाई बहन भी हो जाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन में लोग जीते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और आपने जैसे बोला कि 60 कंटेस्टेंट्स को आप फाइनलाइज करते हैं, उसमें से विनर तो एक ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो है ही नहीं कि बाकी के लोग एबिलिटी नहीं है उनमें, उनमें भी है। सो हाउ डू यू इंश्योर कि उनका भी करियर आगे स्मूथ हो, आगे उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले? क्या आप उसके बारे में भी सोचते हैं? बिल्कुल सोचती हूँ। एंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी इस बारे में कि जब कंटेस्टेंट हमारे पास आते हैं तो वो एक होप के साथ आते हैं हाँ। कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो शायद हम कुछ यहाँ पे अचीव करेंगे, Right. शायद हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो जो हमारे विनर्स होते हैं उनके साथ तो हम 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड 1 ईयर तक हम उनको हेल्प करते हैं टू बिल्ड द करियर एंड यू नो टू गो टूवर्ड्स द नेटवर्किंग। एंड जो हमारे अदर कंटेस्टेंट होते हैं उसमें भी काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं। हाँ, जो आप ये मान के चलिए कि इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे हर कलर, हर शेप एंड हर हाइट के लिए काम है। अगर किसी रोल में डिमांड है कि दे नीड अ डस्की गर्ल, तो वहाँ पे फेयर गर्ल काम नहीं आ सकती है, राइट? अगर किसी रोल की डिमांड है जहाँ पे शॉर्ट गर्ल चाहिए, तो वहाँ पे टॉल गर्ल काम नहीं आ सकती है। तो ये एक फैशन इंडस्ट्री आज की डेट में, मैं पहले की बात नहीं करूँगी, पहले के सिनेरियोज अलग थे, बट आज की डेट में हर शेप, हर कलर, सबके लिए इंडस्ट्री में काम है। तो हम एक ग्रुप बना के रखते हैं शो के बाद भी, जिसमें हम लोग अपने जो भी हमारे एड्स होते हैं डालते रहते हैं, एंड जो भी जिसको भी सूट करता है वो हमें कांटेक्ट करता है, तो इन दैट वे वी सपोर्ट देम। सो जो भी हमारे मतलब जिस तरह के भी प्रोजेक्ट आते रहते हैं, वी कीप इन टच विद द कंटेस्टेंट और हम उनको बताते रहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी लाइफ में अभी तक इतने साल से आप काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ क्या रही? मतलब आप खुद बहुत ज़्यादा या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जब आपने विटनेस करी तो आप बहुत ज़्यादा इट शुक यू, इट मूव्ड यू, ऐसा कभी लाइफ में कुछ हुआ है? मैं पैजेंट के बारे में ही बताना चाहती हूँ कि मोस्टली मेरे साथ क्या होता है कि हमारा एक राउंड होता है स्विम राउंड। अच्छा। तो स्विम राउंड हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में रखते हैं कंटेस्टेंट के लिए, एंड वो राउंड हमने इसलिए रखा है ताकि लोग जैसे हैं, जो हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट करें। वो जिस भी तरह की स्किन में है, जिस भी तरह की बॉडी में है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करें। एंड वो राउंड में हमारा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दैट एवरीबडी हैज़ टू वेयर द बिकनी। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपनी क्लोथिंग चूज कर सकते हो। ये राउंड पूल के साइड में होता है, बट एवरी ईयर मेरे साथ होता है कि हमारे काफ़ी सारे कंटेस्टेंट आते हैं जो मुझे बताते हैं कि ये उनका लाइफ में फर्स्ट टाइम था व्हेन दे ट्राइड फॉर द बिकनी, एंड नाउ दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द बॉडी। करेक्ट। तो एक बॉडी पॉजिटिविटी जो आप आजकल एक चल रहा है, तो उसके इस राउंड के थ्रू मैं वो प्रमोट करना चाहती हूँ। एंड हर साल मैंने देखा है कि मेरे पास लेडीज आती हैं जो बताती हैं कि शायद अब 50 की एज तक में भी कि ये उनका लाइफ का पहली टाइम है कि उन्होंने इस तरह का ड्रेस अपनी लाइफ में ट्राई किया और वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने बारे में। तो एक तो ये चीज़ है जो मैंने अपना मतलब इसमें महसूस किया कि शायद ऐसा है।
एंड इसके अलावा और मैंने एक चीज़ और देखा है कि जो मेरे कंटेस्टेंट आते हैं तो हमारा ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस होते हैं। कुछ कंटेस्टेंट्स जो आते हैं वो मेट्रो सिटीज़ से आते हैं एंड कुछ कंटेस्टेंट बहुत ही छोटी सिटी से आते हैं। एंड जो छोटी सिटी से आते हैं उनके ड्रीम्स काफ़ी बड़े होते हैं एंड दे आर ऑलवेज फैसिनेट अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन द बिग सिटीज़। तो वो आते हैं, उनके लिए नया एक्सपोजर होता है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया को उस वक्त में। एंड जब वो आते हैं शो में पार्टिसिपेट करते हैं, इन 3 दिन के अंदर एक वो ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं अपने अंदर कि जो हम आए थे और अब हम जा रहे हैं उस ग्रूमिंग में हमारे में बहुत डिफरेंस है। तो एक वो चीज़ है जो मैंने नोटिस की है। तो दीज आर द 2 थिंग्स। सो हाउ दिस प्रोफेशन हैज़ यू हैव इवॉल्व विद दिस प्रोफेशन, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आया कि जब आपने शुरुआत करी और आज की तारीख तक इतने सालों का, क्योंकि ये एक लीडरशिप रोल है एंड आई एम श्योर आप एक लीडर हो तभी आप इतने साल से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने अपने आप को में क्या बदलाव देखा मेंटली फिजिकली कि आप कितने स्ट्रांग बने हो, या आपने ऐसी क्या चीज़ डिस्कवर करी अपने अंदर जो आपने इस काम को करते हुए समझी? तो इंडीड आई थिंक मुझे लगता है मैं इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ पहले से, बिकॉज ये एक ऐसा काम है विशाल जहाँ पे आप हर साल नए लोगों से मिलते हो। तो ये मेरा एक ऐसा कंपनी नहीं है जिसमें आप मान के चलो कि 100 लोग सेम ही लोग काम करते जा रहे हैं, आप सेम ही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। एवरी ईयर आई मीट न्यू पीपल एंड जब भी आप नए लोगों से मिलते हैं तो आप नई चीज़ें सीखते हैं। ये फैक्ट है बहुत बड़ा। जब आप नए किसी बंदे से मिलते हैं तो आप एक दूसरे की पर्सनालिटी से बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं। आपको शायद कुछ अच्छा लगेगा तो आप वो अपनी लाइफ में अपनाते हैं कि अच्छा कि दिस पर्सन हैज़ दिस गुड थिंग, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा द वे दिस पर्सन टॉक, तो आप उसका कुछ ना कुछ स्टाइल कॉपी कर लेंगे अपनी लाइफ में और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा होता है। तो इन दैट वे जब मैं सभी लोगों से मिल रही हूँ नए लोगों से, तो मैं कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ लेती हूँ। बट हाँ, अगेन इसी चीज़ का एक प्रेशर भी होता है, नेगेटिव साइड भी होती है। यू आर नॉट ऑलवेज देयर टू मीट पॉजिटिव पीपल, समटाइम्स इज हैपन कि आप नेगेटिव पर्सनालिटीज के से भी जाते हैं। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, यू ट्राई फ्रॉम योर साइड कि शायद आप उस पर्सनालिटी को थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दे सके उनको चेंज करने के लिए, या फिर वो आपकी इमोशनल हेल्थ को थोड़ा इफेक्ट कर जाएगा। तो लाइक इन दैट वे मुझे लगता है मैं काफ़ी चेंज हुई हूँ इन सालों में, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और जहाँ मैं पहुँच गई हूँ। एंड इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हैं। राइट, ये तो है। तो ऐसी क्या चीज़ आपको इन इंडिया महसूस होती है कि एज अ गर्ल उनको कौन से रेगुलर लेवल पे हर्डल्स मिलते हैं? क्योंकि एक लड़की को एक सोशल प्रेशर तो रहता ही है कि यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर थ्रू आउट योर लाइफ, और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम पहले तो फादर होते हैं और फिर हस्बैंड होते हैं। बिल्कुल। और वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए भी होते हैं जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए लेकिन है बहुत सालों से कि इंडिपेंडेंस जो मिलनी चाहिए एक फ़ीमेल को, सिंस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो हमेशा इस सोच में रहते हैं कि कौन सी फैमिली को वो बिलोंग करते हैं, क्या वो ससुराल को बिलोंग करते हैं या मायके को। क्योंकि शी ऑलवेज हैज़ दिस फियर कि इस घर से मैं कहीं मैं निकल नहीं जाऊँ, क्योंकि शी डजंट हैव अ होम। क्योंकि जब वो अगर मायके जाती हैं तो वो ये सोचती हैं कि ये तो भाइयों का घर है, तो एक इनडायरेक्ट सा मैसेज उनको मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पे। और ससुराल में भी शी हैज़ दैट फियर कि इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, कोई अनबन हो गई, कोई लंबे समय तक अनबन हो गई, तो हाउ शी कैन सी द फ्यूचर, एंड इट इज़ वेरी इनएविटेबल। क्योंकि जब आप देखो बच्चे का नाम भी पिता के नाम पे ही मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा डिलीवर वो कर रहे हैं एंड द नेम इज बिलोंग्स टू द फादर। और ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस तो एक औरत ही कर सकती है कि शी इज डूइंग हर लाइक शी इज सेल्फलेसली डूइंग हर वर्क। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और ये समझते हुए कि फादर सपोर्ट सिस्टम है, हस्बैंड सपोर्ट सिस्टम है, तो आपने क्या चीज़ सीखी अपने फादर से और आपके हस्बैंड से जो आपको लाइफ में काम आ रही है? आपने सबसे पहले वो हडल्स की बात की, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट आई गेस। हर साल जब मेरा कॉन्टेस्ट होता है तो कॉन्टेस्ट से एक रात पहले हम सभी कंटेस्टेंट्स के साथ वी सिट एंड वी डिस्कस कि किसकी लाइफ में
क्या स्ट्रगल रहा, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे इस कंपटीशन तक. समटाइम्स होता है कि मतलब कोई लेट 40s में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका फर्स्ट टाइम होता है, तो उसके पास मतलब हमेशा एक स्टोरी होती है बताने के लिए कि वो चाहते तो पहले से हैं, बट इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. बिकॉज जैसा आपने बोला कि पहले आप फादर के घर में होते हैं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, फिर शादी के बाद आप हस्बैंड के घर के रूल्स फॉलो करते हैं, देन कुछ टाइम के बाद में यू आर अ मदर ऑल्सो, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड ऑल्सो, एंड ये एक अनसेट रूल है कि जो बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है. आई थिंक मुझे लगता है अभी भी बहुत कम घरों में ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली शेयर करते हैं. चाहे वाइफ भी वर्किंग है, वो भी 9 to 5 जॉब कर रही है, हस्बैंड भी कर रहा है, बट स्टिल जो बच्चे का 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो फीमेल की तरफ ही, मदर की तरफ ही जाता है. ये बहुत करेक्ट आपने बात बोला है. एंड शायद मैंने भी काफ़ी इस चीज़ में फील किया है जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चे का, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पेरेंट्स का, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हस्बैंड की फैमिली का भी, एंड अलॉन्ग विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई वर्क ऑल्सो. तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप लेके चलते हैं और जब आप सेम इंडस्ट्री में कम्पीट कर रहे हैं विद अदर मैन, तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेप 2 स्टेप ना चाहते हुए भी आप पीछे रह जाते हैं. क्योंकि शायद कभी क्या होता है कि आपकी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही दिन पे क्लैश हो जाती है. योर फैमिली नीड यू, बट सेम डे यू हैव सम वर्क ऑल्सो, बट यू विल कॉम्प्रोमाइज दैट डे, यू विल कॉम्प्रोमाइज योर वर्क एंड देन यू विल गो टू योर फैमिली, बट द मेल इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, ही इज गोइंग अहेड, तो ऑब्वियसली यू विल बी गो 2 स्टेप बैक. तो ये होता है, ये आई डू एग्री विथ यू. तो ये पार्टनरशिप में कहाँ पे कमी है? लाइक इफ़ आई आस्क यू डायरेक्टली कि बॉय और मैन में क्या फ़र्क होता है? ये आई थिंक मुझे लगता है कि अब ब्रिंगिंग में जो रह जाता है कि हम आज भी हमारा कंट्री में यही सिखाते हैं कि यू आर अ मेल, तो यू आर नॉट मेड फॉर घर के कामों के लिए. तो ये सिखाया जाता है. तो फिर जब आप बड़े भी हो जाते हैं, आपकी शादी भी हो जाती है, यू आर स्टिल इन मतलब इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आपको लगता है कि ये काम तो मेरा नहीं है, ये काम तो मेरी वाइफ का है, तो शी विल डू, चाहे वो अभी बाहर है, चाहे वो दूसरा काम कर रही है, बट यू विल नॉट हेल्प हर. तो ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि बचपन से ही जिसको सिखाया जाएगा तभी ये चीज़ आई थिंक चेंज होगी. एंड इसको चेंज करने में मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब वक्त ऑलरेडी चला गया है और ऑलरेडी जाएगा. एंड बट हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चेंजेस आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं. मतलब मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड होती है, इक्वली करते हैं, बट दैट्स सो ट्रू कि ये बहुत आसानी से बदलने वाली चीज़ नहीं है, इसमें टाइम लगेगा. हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. अब एक चीज़ बहुत दिमाग में हमेशा आती रहती है कि एवरीबडी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, दे वांट टू राइज इन दिस लाइफ टाइम. होता क्या है कि हर इंसान अपने आप को महत्व देने के बजाय पूरी दुनिया को महत्व दे देता है. उनकी बातों को महत्व दे देता है और अपने इन एंड अराउंड जो लोग उनके डियर नियर वंस हैं उनको ज़्यादा समय देता है, उनके लिए ज़्यादा सोचता है. और पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम हो जाती है हस्बैंड वाइफ की कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन क्रिएटिव माइंडसेट. बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिएटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट देन दे डोंट चेज देयर ड्रीम्स, देयर पैशन, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है. और सेकेंडली पार्टनरशिप इस तरह की हो जाती है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ड्रीम्स को नहीं समझ पाता. इट इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज़ ऑल्सो फॉर बॉयज़. कि एक मेल पार्टनर फीमेल की पैशन को नहीं समझ पाता और एक फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर की नहीं समझ पाता. और प्रॉब्लम तब होती है जब इस तरह की पार्टनरशिप लायबिलिटी बन जाए एक दूसरे के लिए, कि वो अपने अचीवमेंट्स, पहली बात तो यह है कि उनकी अचीवमेंट्स को प्रेज नहीं किया जा रहा. कि जैसे आपने 9 साल इतना अचीव किया, नाउ इफ़ यू डोंट गेट गुड वर्ड्स फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस, यू डेफिनेटली यू विल फील बैड अबाउट इट. बट देन एक प्रॉब्लम तो ये है कि हम उसका वैलिडेशन की उम्मीद करते हैं, अदरवाइज वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है वैसे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो रिश्ता बाधा बन जाए कि हमको पहुंचना है यहाँ तक और हमें यहीं पे खींचा जा रहा है कि हम
आगे नहीं जा सकते। तो डैड ऑन अ डेली बेसिस ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी ये महसूस किया होगा और जनरली ये चीज़ें होती भी हैं। तो इस चीज़ में आप क्या सोचते हैं कि इसको किस तरह से बदला जा सकता है? ये तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्राइमरीली अपने को हमेशा खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में पहले सोचना चाहिए अपन, क्योंकि आपने बताया कि आपने इतना कुछ अपनी फैमिली को दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को थोड़ा सा आपने सेकेंडरी रखा, जितना आपको रखना चाहिए था। प्रायोरिटी अपन नहीं देते हैं अपने नहीं, आप नहीं, को। बिल्कुल। सो डू यू थिंक कि आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन के अनुभव से ऐसी क्या चीज़ सीखी है जो इस नेक्स्ट जनरेशन को एज अ लेडी काम आए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयां छुएं? आपने जो बात बोली है ये बिल्कुल सच है कि ये तो ह्यूमन नेचर में ना इनबिल्ड है, मुझे लगता है कि ये इनबिल्ड है कि जिसके साथ आप रहते हैं ना, एक टाइम के बाद आप मतलब आप भूल जाते हैं उसको अप्रिशिएट करना। हाँ एंड अगेन दिस इज फॉर लाइक बोथ मेल एंड फीमेल। हाँ, ये है। दो मतलब मैं ये बोलूँगी कि अगर वैसे देखा जाएगा तो ये ट्रेड मतलब फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, बट हाँ यस फॉर बोथ। तो आप एक टाइम के बाद आपको लगता है कि ये तो रेगुलर का काम ही है, ये तो होता ही है, तो एवरी टाइम आप Granted. अप्रिशिएट नहीं It's करते। like taking granted. यस यस, आप ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ये तो मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, ये तो कर ही रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भूल जाते हैं। हाँ, आप ये कहना भूल जाते हैं कि भाई आपने मुझे हेल्प किया, उसके लिए हाँ, थैंक यू बोलना भूल सिंपल जाते हैं चीज़ें, हम। हाँ, सिंपल चीज़ें तो कहना दैट्स भूल सो जाते ट्रू, हैं। क्योंकि जब फीमेल भी वर्किंग है और वो भी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माइल्स जाके इनिशिएटिव लेके वो अपना कुछ एक्स्ट्रा काम या घर में कंट्रीब्यूट करती है, तो मुझे लगता है हस्बैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड द अगेन अदर साइड ऑल्सो, अगर हस्बैंड कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्स्ट्रा जाके, तो मुझे लगता है कि फीमेल को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ये चीज़ बहुत कम होती है, इंडीड ये चीज़ बहुत कम होती है। एंड आपने एक हेल्थ वाला पॉइंट भी बोला, दैट्स सो ट्रू कि इंसान अपने आप को अप्रिशिएट करना भी भूल जाता है। आप दूसरे इंसान से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करे, हाँ। बट इंसान अपने आप को ही अप्रिशिएट करना एक टाइम के बाद भूल जाता है। एंड दैट्स सो ट्रू। मैं भी अगर अपनी 9 इयर्स की ये जर्नी में देखती हूँ, तो इस टाइम में शायद ही मतलब कोई टाइम ऐसा आया होगा जब मैंने अकेले बैठ के कॉफी पी के सोचा होगा कि वेल डन अनु, कि यू डिड लाइक अ ग्रेट जॉब। तो ये नहीं होता है। हाँ, ये है। और शायद ये होना चाहिए, तभी ये आप होना आगे चाहिए। बढ़ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, आप तभी आगे बढ़ और सकते हैं। डेली बेसिस पे अपने आप को अपनी तारीफ भी करनी चाहिए, यस, बिल्कुल करनी और चाहिए। खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट करेक्ट। बट आई गेस वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में हम ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और हम भूल जाते हैं। तो जितना सामने वाले के लिए आपको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उतना आपको अपने लिए भी खुद से अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आई थिंक मुझे लगता है कि हाइट्स पे जा सकते हैं। तो अनु जी, यू बीइंग an epitome of women empowerment, someone who is taking this ray of hope that women can do wonders, तो आप अपने एक्सपीरियंस से 3 चीज़ें ऐसी बताइए फॉर एवरी गर्ल आउट देयर जो अपने जीवन में कामयाब होने के लिए उनको ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। कामयाब होने के लिए ज़रूर करनी चाहिए, तो आई थिंक फर्स्ट चीज़ तो यही है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। अगर आप बिलीव करते हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। लेकिन अगर आप अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं, अपने आप को ही छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके आप बड़ी चीज़ों के लिए भी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। देन अगेन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जब आप अंदर से खुश होंगे विशाल, तो मुझे लगता है कि आप आगे अपने करियर में भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं, आप अपनी हॉबीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो समवेयर मुझे लगता है आप प्रोफेशनली भी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इनर जो है वो ही हैप्पी नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर आप प्रोफेशनली अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे? तो ये दोनों चीज़ें जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, आपका प्रोफेशनल, ये दोनों साथ साथ चलता है। तो इन दोनों चीज़ों को मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही, ये फैमिली की भी बात है। आप फैमिली में भी तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी फैमिली को आगे ले जा सकते हैं, जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। करेक्ट करेक्ट। सो वन इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड फॉलो योर पैशन। यस, ऑफ कोर्स। सो आप इतने सारे कॉन्टेस्टेंट्स के साथ हमेशा डील करते हैं, इतने लोगों को आपने देखा, तो ऐसी क्या कमी रह जाती है उन कंटेस्टेंट्स की सोच में कि वो जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो होमवर्क उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉडकास्ट आने वाले टाइम में बहुत लोग देखेंगे, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको सही गाइडेंस मिले कि अगर वो कोई चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो वाइज तरीके से उसकी प्लानिंग करें, प्रिपरेशन करें,
और फिर आगे बढ़ें। Yes. क्योंकि मान लीजिए कोई पैशनेट है और उसके लिए तैयारी नहीं कर रहा, और फिर वो सारे प्रोसेस से गुजर भी रहा है, Yes. और फिर वो डिसअपॉइंट हो जाए और फिर अपने पैशन को छोड़ दे, Yes. तो डजंट मेक सेंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रिपरेशन सही हो और आप उन जगह प्रिपेयर करें जहाँ पे मतलब निकलता है। Correct. क्योंकि प्रॉब्लम आज की जनरेशन में एक ये है कि दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, Yes. कि 24 घंटे में अपन 20 घंटे जो नॉनसेंस है या नॉन कंस्ट्रक्टिव है उस पे टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल। हम उस चीज़ पे टाइम ही नहीं दे रहे। और अगर उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हमें 20 घंटे टाइम देना है, अगर हमने प्रॉपरली सही दिशा में 4 घंटे भी दिन में टाइम दे दिया खुद के ड्रीम्स को अचीव करने के Yes. लिए, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं है। बिल्कुल। तो जब हम ये देखते हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ उनको करनी चाहिए जो चीज़ करने से वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ? ओके, सो पहले तो मतलब मैं ये 2 पार्ट्स में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आपने बोला कि किस तरह से उनको वो चीज़ करनी चाहिए जो कमियां रह जाती हैं। तो समटाइम्स तो देखो मुझे लगता है विशाल कि शायद कमियां इसका एक रीज़न नहीं होता है। समटाइम्स आपका टाइम भी ख़राब होता है। यू आर अ गुड परफॉर्मर, बट उस दिन शायद आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाए किसी रीज़न से। आप बीमार हैं या समथिंग हैपेंड ऑन द स्टेज। आपने बहुत वीडियोस देखा होगा इंस्टाग्राम में कि कभी आपका हील टूट जाता है या कुछ हो जाता है, आपकी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो एकदम सडनली आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बट बैक ऑफ द माइंड यू नो कि यू आर बेस्ट इन दिस थिंग, बट वो आपका समटाइम्स टाइम खराब होता है। तो आप अगेन खड़े होइए, दोबारा उस चीज़ के लिए कम्पीट कीजिए। एंड द अदर पार्ट जो आपने प्रिपरेशन के लिए बोला, येस दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि समटाइम्स आप प्रिपेयर ही नहीं करते हो उतना कि आप उस जगह पर पहुंच पाएं। आप या फिर रास्ता गलत ले लेते हैं उसको प्रिपेयर करने का, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इन दैट वे मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एडवाइस आपको बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आपका जो सेल्फ है ना वो आपका बेस्ट जज है आपको बताने के लिए कि आपकी कमी कहाँ पर है। कि इस साल अगर आप नहीं जीते हैं तो वो कमी कहाँ पे रह गई है। आप क्या अपना जो आपका लैंग्वेज पे कमांड था वो अच्छा नहीं था, आपकी वॉक अच्छी नहीं थी, या आपका पॉज अच्छा नहीं था। वो आप पहले से आपका मन जानता है उस चीज़ को। एंड अगर आप जानते हैं तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लीजिए एंड दोबारा से सीखिए। आपको सीरियस होना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट द थिंग तो फिर तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों में सक्सेसफुल होंगे। तो जितना मैं समझ पाया हूँ इतने टाइम में, मैंने भी काफ़ी पेजेंट शोज़ को ऑब्जर्व किया है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। Yes, presence of लेकिन mind. लोग उस चीज़ को काफ़ी सेकेंडरी मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइमरी है। Yes. कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच द जज ऑल्सो वांट्स टू सी। Yes. एंड थर्ड इज़ योर कॉन्फिडेंस। यस ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है मुझे लगता है पैजेंट्स के बारे में। लोग कॉमनली एक चीज़ बोल देते हैं कि अरे पैजेंट इसमें क्या करना है, इसमें तो ड्रेस पहनना है एंड वॉक करना है आपको। लोग इस तरह के मतलब बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक्चुअली you need a good fashion sense also. You need to work on your walk also. And you have to good with your language also. You have to be intelligent. राइट। So ऐसा नहीं है कि आपको बस ब्यूटी पैजेंट में जीतने के लिए आपको अपना आउटफिट पहनना है और आप वॉक करेंगे एंड इट्स सॉर्टेड। नो, ये एक बहुत ही मेहनत वाला काम है। आपको बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है, ये इजी नहीं है। आपको पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। फिटनेस का ध्यान रखना हम सभी जानते हैं इट इज़ नॉट इजी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू हैव टू डू द वर्कआउट। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि पैजेंट है तो सिर्फ आपको मेकअप लगाना है, ड्रेस पहनना है और वॉक करना है। नहीं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. एंड इवन माई पॉडकास्ट का मंत्रा यही है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। Yes. कि मोटिवेट तो हम एक टाइम के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ाने में काम आती है वो यही है कि हमें रोज़ कंसिस्टेंटली वो चीज़ करनी है। अगर हमने कोई एजेंडा फॉलो करना है तो वो हमें रोज़ करना है, चाहे हमारा मन करे या नहीं करे। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि एक बार हमें बूस्ट मिल गया, हमने उस पर काम कर लिया, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल काम कर लिया, फिर हमें सक्सेस मिलनी ही चाहिए। नहीं मिली तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। So that is a very wrong thing to do, because we have examples like Narendra Modi ji, Virat Kohli, Ronaldo. All these people have done things
एंडलेसली कंसिस्टेंटली, ऐसा एक दिन में तो उनको भी नहीं हो सकता। वो किताब And मिला आजकल नहीं क्या है हुआ कि पेशेंस खत्म हो गए हैं, लोगों हाँ को हर चीज़ बहुत शॉर्ट टाइम में चाहिए, विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। आपको कुछ अचीव करना है, उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में तो आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं। राइट। तो तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में जिनसे आप इंस्पायर होके इतना अच्छा काम कर रहे हैं? मैं आपको अगर ये बताऊं तो मेरा जो फैमिली है वो फीमेल डोमिनेटिंग है। आपको अच्छा सुन अच्छा, के बड़ी हैरानी होगी। नाइस। सो वी आर 3 सिस्टर्स एंड हाँ मेरी हाँ मदर है। तो हाँ नाउ यू कैन इमेजिन कि हम एक ऐसे घर में रहे हैं जहाँ पे 4 फीमेल हैं और 1 मेल है मेरे फादर। तो हम चारों ने मिलके हमेशा फादर को हाँ डोमिनेट हाँ, किया है। नाइस। तो मेरी बहनें हैं हम्म दोनों, हम्म और मेरी मदर है जो मेरी इंस्पिरेशन रही है हमेशा। मैं उनको देखते ही सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, और हम्म। उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर आज पहुँची हूँ। और अदर देन योर फैमिली मेंबर्स कोई और ऐसे कोई रोल मॉडल है आपके इन इन अदर वुमेन? देन माय फैमिली मेंबर्स, आई गेस मैं हर किसी की पर्सनालिटी में से पॉजिटिव चीज़ें ग्रैब कर लेती हूँ। अच्छा तो इन अच्छा। दैट वे हर वो पर्सन मेरी इंस्पिरेशन है जिसकी हम्म। पर्सनालिटी में मुझे कोई फैक्ट अच्छा लगता है। तो ये मेरा आई थिंक एवरी डे मेरे लिए एक नई इंस्पिरेशन, एक नई पर्सनालिटी बनती है। तो आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या पहले खेलते थे? नॉट रियली, बट हाँ, आई थिंक वैसे बचपन में ज़रूर खेला होगा, लेकिन हम्म। अदरवाइज मेरा जो फोकस है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो फैशन इंडस्ट्री में ही है। और जैसे बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में बहुत मेरा बिलीफ है लाइक हम्म। पीपल आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स, हम्म। बट आई बिलीव दैट वी शुड ऑल्सो बी ओपन टू फॉर सेकेंड इनिंग्स, हम्म। चाहे वो बिफोर मैरिज हो या पोस्ट मैरिज। यस। क्योंकि पोस्ट मैरिज गर्ल्स बॉयज़ डोंट फॉलो देयर ड्रीम्स। मान लो किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, लेकिन बाय एनी चांस वो किसी गवर्नमेंट जॉब में चला गया या यस। फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में चला गया विच इज़ लाइक अ रोबोटिक थिंग, यस। मोनोटोनस हो जाता है, डेली बेसिस पे वो कर रहा है, लेकिन हिज और हर पैशन डज नॉट लाई देयर। उसको पता चल गया है कि उसको ये काम करना ही नहीं है, यस। वो इसके लिए बना ही नहीं है। बना वो सिंगर बनने के लिए है Yes. या डांसर बनने के लिए Yes, yes. या आर्टिस्ट है वो कोई और, लेकिन वो इस दिशा में चला गया। एंड पोस्ट मैरिज ऑल्सो, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब निभाते निभाते वो सोचना ही छोड़ दिए कि Yes. वो किसी और चीज़ के लिए बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि उनको, क्योंकि आप उस चीज़ को आपने प्रूव किया है कि वो चीज़ ऐसा आप नहीं सोच सकते कि ये पॉसिबल नहीं है, सेकंड इनिंग्स इज पॉसिबल। बिल्कुल तो बिल्कुल तो, पॉसिबल। तो आप अपने एग्जांपल से बताएं कि ऐसा उनको क्या अपने माइंड में रखना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आपको अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूँगी। श्योर। तो आपको मैंने बताया कि मैं बचपन से ही मेरा मतलब सपना था कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है एंड वहीं पे कुछ करना है। राइट। तो मैंने स्कूल ख़त्म करने के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया, और देन आई स्टार्टेड माय करियर इन मीडिया। और मैंने काफ़ी टाइम मैंने मतलब एज ए न्यूज़ एंकर मैंने काम किया। देन फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में आई स्टार्टेड 9 to 5 जॉब। हाँ लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो मेरे कहीं पे क्लिक होता था कि मुझे करना तो कुछ और है, बट अब मैं कैसे करूं, बिकॉज मैं मतलब शादी की है एक आर्मी ऑफिसर से, और उसके बाद मैं बैंगलोर जैसी जगह में बैठी हुई हूँ, बट वहाँ पे शायद इस इंडस्ट्री के लिए स्कोप है ही नहीं। तो आई स्टार्टेड अ 9 to 5 जॉब, बट मुझे मतलब आई वाज नॉट हैप्पी। देन 9 to 5 जॉब करते करते देन सडनली वन डे आई गॉट टू नो कि आई एम प्रेग्नेंट। देन आई वाज अ मदर कुछ ही दिनों में। देन उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, अदरवाइज आज से 50 साल बाद जब मैं बैठी होंगी तो मैं सोचूंगी कि मैंने क्यों नहीं किया। हाँ ये तो मेरा सपना था, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। सक्सेसफुल होती हूँ या नहीं होती हूँ वो सेकंड चीज़ है। राइट। तो फिर मैंने एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, सीखा, समझा, एंड आई स्टार्टेड माय ओन थिंग। जो मुझे करना था फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई, एंड नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मैं चाहती थी। बट वो मेरी लाइफ के फर्स्ट हाफ में मैं नहीं कर पाई, लेकिन सेकेंड हाफ में मैंने किया है, एंड आई एम हैप्पी नाउ। तो मुझे लगता है सभी को ये ट्राई करना चाहिए। अगर बैक ऑफ द माइंड उनकी कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो उनको लगता है कि ये ट्राई करना चाहिए, तो गिव अ शॉट। वो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी मेहनत करो एंड जस्ट सी कि भगवान अपने आप आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, क्योंकि आपका नियत साफ है। वैसे तो सबको भी करना वैसे चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है कि द पेन और द
पेन ऑफ रिग्रेट इज हायर देन द पेन ऑफ फेलियर, यस यस ट्रू। क्योंकि वो दर्द से अपन आगे नहीं निकल बिल्कुल। पाते। अगर फेल हो जाए तो भी उस वो बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि यस, हमने वो ट्राई तो किया। ट्राई तो किया। लेकिन लोग यस, फेलियर से इतना डर जाते हैं कि उनको पछताने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो कि चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एजुकेशन सिस्टम में भी ये सिखाया जाए कि हाउ टू फेस फेलियर, और कैसे रेजिलिएंट रहना है, Yes. कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल। कैसे अपनी कमियों से बाहर निकलना है, बिल्कुल। कैसे चार लोगों के बीच में बोलना है। क्योंकि लोग वो चीज़ तो कर लेते हैं जो हमेशा से चलता आया है, लेकिन उस चीज़ पे वर्क नहीं करते जो उनके लिए एक कमज़ोरी बनती जा रही है। अब अगर हम वैसे देखें कि मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल, अगर एक रैम्प शो चल रहा है, और ऐसा मतलब पहले एग्जांपल्स हो चुके हैं जहाँ पे द मॉडल हैज़ फेल डाउन वाइल वॉकिंग। यस। तो इवन मिस जमाइका कोई अभी पहले पिछले साल ही की बात है, यस। जब वो वॉक कर रहे थे और वो गिर गए। बिल्कुल। और इवन स्टोरीज़ लाइक ऐसी जहाँ पे एक अपने एक्टर हैं जो कि अभी एक पिक्चर आई थी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, यस यस। है ना, उनका भी वो पहले मिस इंडिया रहे थे अलॉन्ग विथ ऐश्वर्या राय। सो ही हैड दिस स्टोरी कि वो ऐश्वर्या राय, यू नो कि वो कितना सक्सेसफुल हो गए। यस। एंड ये जो एक्टर हैं, ये अभी इस पिक्चर में बहुत अच्छे से उनको लाइमलाइट भी मिला, यस। एंड इवन हिज फैमिली इज़ बीइंग प्रेज्ड। लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते थे। ऑब्वियसली मिस्टर इंडिया जीतना कोई आसान बात तो है नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू गिव opportunities to those contestants also who have not won, Yes. but they are winners in their true sense. Yes. तो इस तरह के जो रेजिलियंस की बातें हम देख सुन रहे हैं, और फेलियर्स की बातें जब हम सुनते हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। Yes. लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव होने की वजह से ये थोड़ा बैड शेमिंग हो जाती है, Yes. और नेगेटिव लाइमलाइट में आ जाती है। बिल्कुल। तो आप जब इस तरह की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि उनको इन चीज़ों पे कितना वर्क करना चाहिए, और कोई चीज़ एक बार नेगेटिव हो गई उनकी लाइफ में तो उसको ज़िंदगी का अंत नहीं समझना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है हर चीज़ में विशाल कहीं ना कोई चीज़ पॉजिटिव भी छुपी होती है। आपको वो नज़र चाहिए देखने के लिए। हाँ। जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत बार हुआ है कि रैंप पे मॉडल गिर गई है ना, तो मुझे लगता है कि शायद ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। यू हाँ। आर ह्यूमन, यू आर नॉट रोबो। एक्चुअली देन अगेन आपने एक एक्टर की बात करी है कि आप जीते, बट आप करियर शायद उस हिसाब से नहीं बना पाए। तो फेलियर्स तो होते हैं लाइफ में, हाँ। बट उस फेलियर के अंदर एक एक्सपीरियंस छुपा होता है। वो एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करता है। वो Right. फेलियर आपको सिखाता है कि आप कैसे दोबारा खड़े होके Actually. दोबारा उस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो हाँ। किसी भी फील्ड में हो। True. तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ है। आपको अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए एंड दोबारा आपको ट्राई करना चाहिए। तो आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, या क्या विजन है आपका अपनी कंपनी को लेके? मेरा बहुत ही क्लियर है। मैं जैसे ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ जो सभी के लिए मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो, मतलब कमर्शियल्स की वजह से कोई पीछे ना रह जाए, कि अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आए। मैं उनको प्रॉमिस करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं वो प्लेटफॉर्म उनको क्रिएट करके दूंगी जो कमर्शियल की वजह से वो नहीं अवेल कर पा रहे हैं। और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको और बेटर बना पाऊँ इसी वे में, कि ताकि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो ऐसी क्या चीज़ आप इंश्योर करते हो जहाँ पे आपको आपके काम में कोई इंटरवीन नहीं करे, कि कोई स्पॉन्सर आपके साथ इन्वॉल्व है, तो स्पॉन्सर आपके काम में कोई बाधा नहीं बने? आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि आपका काम कोई इंटरवेंशन के बिना हो पाए? क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन। और होता क्या है कि जब हम कोई और स्टेक होल्डर्स को जोड़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरवेंशन आता ही है। तो और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका विजन ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका विजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। तो वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो इंटरवेंशन आपके जीवन में नहीं आए? जब कोई स्पॉन्सर या पार्टनर आपके साथ आता है काम करने के लिए, तो एक उसका भी
क्लियर होता है कि उसको आपसे क्या चाहिए, उसको किस तरह का पब्लिसिटी चाहिए, किस तरह का पीआर उसको चाहिए, किस तरह की सर्विसेज वो आपके प्लेटफॉर्म से चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन विद योर पार्टनर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिट विद योर स्पॉन्सर एंड आप हर वो चीज़ क्लियर करिए जो सर्विस आप उनको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो सर्विस आप उनसे लेने वाले हैं, एंड देन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड साइन एंड मतलब आप सो further डू यू गेट इनटू द रिसर्च पार्ट, ऑडिट पार्ट की किसी स्पॉन्सर को अप्रूव करने से पहले, किसी स्टेक होल्डर के साथ काम करने से पहले यू आर गोइंग थ्रू दीज चेक्स कि ये चीज़ें होंगी तभी मैं अप्रूव करूंगी, ऐसा आप करते हैं? ऑफ कोर्स ये सभी, आई थिंक मुझे लगता है सभी प्रोडक्शन हाउस के अपने रूल्स होते हैं, सभी स्पॉन्सर्स के भी अपने रूल होते हैं कि वो किस तरह के शो में स्पॉन्सर करना चाहते हैं, और हमारे भी रूल है कि हमें किस तरह के ब्रांड्स चाहिए अपने साथ। लाइक मेरा फीमेल का शो है, तो मुझे अपना विमेन ओरिएंटेड जो ब्रांड्स हैं या कंपनीज हैं वो सूट करते हैं, तो मैं उन्हीं को अप्रोच करती हूँ, उसी तरह के ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते हैं। तो आई थिंक ये तो सभी के अपने कुछ रूल्स होते हैं सेट, जो उनके पैरामीटर्स पे वो आगे काम करते हैं। सो अभी क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री में कि चीज़ें बहुत नेगेटिव सुनने में आती है कि जो रियल टैलेंटेड लोग हैं ना, उनको मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, और ये बहुत समय से चल रहा है। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो फ्रीडम है, हर इंसान के लिए। यस, फ्रीडम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल। और वो ही नहीं मिलती किसी को भी। और क्रिएटिव वर्ल्ड में भी फ्रीडम नहीं मिलती। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, तभी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं वो चीज़ जो चीज़ उनके लिए बुनियादी तौर पे ज़रूरी है। अब जब आप ये सब चीज़ें सुनते हैं और ये देखते हैं कि लोग दे टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन एंड थिंग्स इन रिटर्न, बार्टर सिस्टम, ऐसा नहीं, कोई इस तरह की सोच नहीं रखता, जो कि बहुत ज़रूरी है रखना, कि अगर सामने वाला टैलेंटेड है, इट इज़ इनफ, दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द कैंडिडेट, बस वो ही चीज़ उसको करनी है। एंड नाउ इट इज़ ऑल अबाउट पावर डायनेमिक्स। यस, सो द पॉइंट इज़ कि मान लो किसी पावर अथॉरिटी वाले इंसान को वहाँ पहुँचने में ये बाधाएं महसूस हुई, वो चीज़ें उनको फेस करके, वो उनका होना तो ये चाहिए ना कि वो फर्दर उस चीज़ को एक्सटेंड ना करें, वो उस चीज़ को वहीं रोकना चाहें कि जो मेरे साथ हुआ वो आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि अगर ये मेरे साथ हो गया है तो मैं और बेरहम बनता जा रहा हूँ। सो दैट इज़ अ वेरी आयरॉनिकल थिंग फॉर द यंग जनरेशन। मुझे एक्चुअली अनुजी ये बहुत फील होता है फॉर द यंगर जनरेशन, द जेनजी और आगे जो जेन अल्फा जो आ रहे हैं, कि वो लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतना कुछ कर सकते हैं जीवन में, लेकिन पहली बात तो एक स्टिग्मा बन चुका है जो ऑलरेडी इतना नेगेटिव बन चुका है कि ये करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने इतनी सारी बाधाएं देख ली अपने बचपन से टीनेज लाइफ तक, जहाँ पे माँ बाप ने ही डिसाइड किया कि किस स्कूल में जाना है, आगे कैसे करियर बनाना है, उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है और वो क्या चीज़ में अच्छा है। बिल्कुल। फिर होता है सेकंड स्टेज ऑफ सप्रेशन, जहाँ पे जिस कंपनी में वो जाता है वहाँ पे वो बोला जाता है कि ये तरीका है, ये काम करना है, तुम्हारे जो भी खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको अपने पास रखो, वी आर नॉट बॉदर्ड टू लिसन टू दैट, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ फार थिंग टू डू। सुनना ही नहीं है हमको तो। सो फॉलो द स्ट्रीम विच इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। और इसके बियॉन्ड ये है कि अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो द पाथ जो लोगों ने फॉलो किया है। अब उस बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है, उसके तो सपने एकदम अच्छे हैं, सुंदर हैं, और हो सकता है कि वो अगर अपने सपनों को विदाउट एनी सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अगर वो आगे बढ़ना चाहे और उसको मौका दिया जाए तो हो सकता है इट बिकम्स सच अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड टू लिव इन। लेकिन वो चीज़ पे कोई सोचना भी नहीं चाहता। इट इज़ लाइक कि जो चल रहा है चलने दो और इसी चीज़ को के हिस्सा बन जाओ। करेक्ट। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, जो मैंने आपके इस पूरे पॉडकास्ट में जो मैंने समझा, क्योंकि जब कोई इंसान पूरे इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सकता है, इस इकोसिस्टम को क्रिएट कर सकता है विदाउट एनी फीस,
ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी नोबल माइंड थॉट प्रोसेस, वरना कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। तो जब आपने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है, तो एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू ओनली टू गिव अ वेरी वैल्यूएबल आंसर। तो आप क्या सोचते हैं कि अपने को, लाइक टू द ऑडियंस जो ये सुन रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स सुन रहे हैं, जो अथॉरिटेरियन सिचुएशंस में हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जो उनको जो पाथ ब्रेकिंग हो, जो उन बच्चों की हेल्प हो, ताकि उनको वो समस्याएं नहीं आए जो पहले आ चुकी हैं लोगों के साथ, क्योंकि इट इज़ वेरी डिमीनिंग। उनका पूरा मोराल गिर जाता है, और वो कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि वो एक कदम भी नहीं उठाना चाहते हैं उसके बाद। तो दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर इन इंडिया। वी बीइंग अ प्रोग्रेसिव कंट्री, हम जिस कंट्री को, जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमेशा करुणा को महत्व दिया जाता था। हम हमेशा उस चीज़ को महत्व देते थे जहाँ पे हम दूसरों के बारे में सोचते थे, लेकिन ज़माना जिस तरफ बदलता जा रहा है, सब सेल्फिश होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उसी पोजीशन में हैं, और वो जिस पोजीशन में है वो सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए। यही सही तरीका है लाइफ में आगे ग्रो करने का। लेकिन अगर आप किसी के रास्ते में हडल बन रहे हैं, या फिर आप किसी को ग्रो होने से रोक रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती। बट येस, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस भी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आज मैं मतलब एक शो कर रही हूँ विदाउट फीस तो सब कर सकते हैं। हर किसी का पाथ अलग है, हर किसी का तरीका अलग है। तो मुझे लगता है कि बस आप आपको इतना मेक श्योर करना है कि आप अपने तरीके में जब आप जा रहे हैं, तो आप किसी के बीच में हडल मत बनिए। आप सबको हेल्प करिए ग्रो करने के लिए। और आज के टाइम में वर्ल्ड इतना सेंसिटिव हो गया, द न्यू जनरेशन, कि शायद वो इतना, जितना हमने झेल लिया, शायद जितना हमने समझ लिया, वो लोग इतना नहीं झेल पाते हैं। इसीलिए हमने काफ़ी केसेस भी सुनते हैं। तो इन दैट वे मुझे लगता है कि हम सभी को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स ईच अदर, और सबको अपलिफ्ट करना चाहिए एक दूसरे को, सबको साथ में चलना चाहिए, तभी कंट्री ग्रो करेगी, तभी हम ग्रो करेंगे। तो एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से आज तक बात करी है while working in this profession of doing the podcast, एक चीज़ मुझे हमेशा कॉमनली सामने आई है मेरे, और जो मेरे को लोग बोलते हैं कि they have stopped working with those people जो who are not genuine people and who are doing things in barter only. तो तब मुझे महसूस होता है कि ये तो ठीक है, ये इतने लोगों ने मेरे को बोला है, बट देयर वुड बी सो मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दीज थॉट्स, और उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता बताने का, और उनको ये भी माइंड में रहता है कि अगर वो ये बात बता देंगे तो उनका फ्यूचर किस दिशा में जाएगा। तो वो जो रिस्क है, वो जो डर है, वो उनको रोकता है वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने से, एंड दैट इज अ वेरी बैड काइंड ऑफ बॉन्डेज, बिकॉज विदाउट फ्रीडम यू कांट डू एनीथिंग। ऑफ कोर्स। एंड क्या है, मुझे एक चीज़ लगता है कि मान लीजिए कि आप इतनी पॉपुलेशन में आप हर एक नेगेटिव पर्सनालिटी नहीं हटा सकते। ये तो आपकी पूरी लाइफ में आएगा ही आएगा सामने, लेकिन आप उन चीज़ों की वजह से अगर अपना करियर मतलब कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, या फिर उस चीज़ को फील करके यू विल नॉट सी द वे कि आप कैसे आगे जाओगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें लाइफ में अवॉइड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, एंड समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। एंड एक सक्सेसफुल इंसान बनने का एक पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ भी समवेयर है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा, आपको कॉन्फिडेंस ही दिखाना है, हमेशा आपको यही दिखाना है कि आई एम द बेस्ट। समटाइम्स आपका एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको आगे ले जा सकता है। एंड कॉम्प्रोमाइज इन नॉट दैट वे, मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज इन दैट वे कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपको समटाइम्स अपनी फीलिंग्स को करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है टू गो फर्दर, बट नॉट इन दैट स्टेज जहाँ आपको लगता है कि इट इज अनफेयर। जहाँ अनफेयर है वहाँ आप यू शुड नॉट गो अहेड। कॉम्प्रोमाइज की परिभाषा अलग होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनली क्रिएट हो गई है उससे दूर रहना चाहिए। एक्चुअली वर्ड ऐसा हो गया है कि कॉम्प्रोमाइज लोगों को लगता है कि वो ऐसा मतलब हैवी वर्ड। आई बिलीव कॉम्प्रोमाइज की परिभाषा ये होनी चाहिए कि आप अपनी इच्छाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आप इतना हेस्टी मत बनो, आप पेशेंस को, फ्लेक्सिबल रहो, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही,
अगर आपको ये डायरेक्शन में सक्सेस नहीं मिल रही तो भी रास्ते और भी हैं बिल्कुल। उसको फॉलो करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आ गई तो आप सपने देखना ही छोड़ दो। यस, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग यस, विच आई डेफिनेटली। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड यस। आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉडकास्ट अटेंड किया एंड सच वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द गेस्ट तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। एंड आई एम हैप्पी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई विच आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा। और फॉर द नेक्स्ट जनरेशन दीज वर्ड्स वुड बी वर्ड्स ऑफ विजडम। सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम हियर। और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी हम दोबारा भी पॉडकास्ट करें Yes. जब कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ। और तब तक आई एम श्योर आपने भी अपनी अलग अलग डायरेक्शंस इसमें डाइवर्सिफाई कर लिए होंगे आपने अपने प्रोडक्शन Of हाउस में। course. सो देयर वुड बी अ लॉट टू एक्सप्रेस। Yes. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you, Vishal, and it was wonderful talking to you, and thank you माय for प्लेजर। having me. Thank you. सो थैंक यू। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और इसी तरह से हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। मुझे एक चीज़ आप सबसे साझा करनी थी कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को व्यू करते हैं और वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी ये अपील रहेगी कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और हम और अच्छे गेस्ट लेके आएँ और बिगर गेस्ट लेके आएँ जो कि आप वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दें और वो कंटेंट आपको दें जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। So this is the only request which I have for you, and keep following, keep looking in the next content also. And Youthquake is always with you. Stay tuned for the next podcast. Thank you.